हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 17। उन तीनों के वहां पर आकर बैठते ही गुरुजी को इस बारे में पता चल गया। भले ही वो आंख बंद करके बैठे थे, लेकिन वो बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं और ऐसी बातों के बारे में वो बिना बताए ही जान जाते हैं। इसलिए कुछ ही देर बाद उन्होंने आंख खोलते हुए कहा, तुम तीनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, इसलिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे दल को अभी बहुत कुछ करना है। महात्मा की आंख खोलते ही उन तीनों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर सर झुकाकर बीच में बैठे हुए वीरेश ने पूछा, कैसी जिम्मेदारी गुरुजी? पता चल जाएगा, धैर्य रखो और वैभव को भी अपने साथ ही शामिल कर लो। तुम चारों का प्रदर्शन सबसे अच्छा है और सभी कलाओं और मंत्र तंत्र विद्या में तुम सब निपुण हो चुके हो, इसलिए मैं ये काम तुम चारों को ही सौंपने वाला हूं। गुरुजी ने बातों को गोल घुमाते हुए कहा तो उन तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें इस वक्त गुरुजी की बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही हैं। लेकिन उन लोगों ने और ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि वो इतने सालों से वहां आश्रम में रहते हैं और अब तक वो गुरुजी और उनकी कई बातों का मतलब समझ गए हैं। जब उन्होंने कह दिया कि वो वक्त आने पर ही उन्हें पता चलेगा, तब तक उन्हें कुछ पता नहीं चलने वाला। दूसरी तरफ पहाड़ के पीछे बना हुआ एक बहुत ही पुराना और टूटा-फूटा खंडहर नुमा घर, जो कि टूटा-फूटा तो था लेकिन बहुत ही बड़ा सा है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां पर पुराने जमाने का कोई महल या फिर कोई हवेली रही होगी, जो कि अब तक एकदम खंडहर बन चुकी है। वहां पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाल लगे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उसे घर में चमगादड़ों का बसेरा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा अंधेरी जगह है और भी कई सारे छोटे बड़े जानवर वहां उसे खंडहर के आसपास टहलते हुए नजर आ रहे हैं। और दूर से उसे तरफ ही चलकर आता हुआ एक शख्स, जिसने कि एक कंबल जैसा बड़ा सा कपड़ा अपने इर्द गिर्द लपेटा हुआ है और उसे अपना सर के साथ साथ चेहरा भी ढक रखा और इधर उधर चारों तरफ बहुत ही ध्यान से मुड़ मुड़ कर देखते हुए वो कुछ आगे चलता हुआ उस घर की तरफ ही बढ़ रहा है। आह! तभी किसी आदमी की बहुत ही तेज दर्दनाक चीख उसे पूरे इलाके में गूंजी और उसे आवाज की वजह से आसपास बैठे हुए पक्षी और छोटे कीट पतंगे सब उड़कर उस घर से दूर चले गए और चमगादड़ भी एकदम एक साथ ही झुंड के झुंड उस घर से निकालकर बाहर की तरफ उड़ने लगे और उसे घर के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। उसे आवाज को सुनकर वो आदमी, जो कि उसे घर की तरफ ही बढ़ता हुआ आ रहा था, एकदम ही अपनी जगह पर रुक गया और कुछ देर के लिए वहीं रुककर कुछ सोचने लगा। फिर उसने अपने आसपास देखा और बड़ी हिम्मत करके वो दोबारा से इस आवाज की तरफ बढ़ा। वो आवाज अभी भी सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कोई दर्द से कर ही रहा है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और उसे तकलीफ का शायद कोई इलाज या कोई हल भी उसे आदमी के पास नहीं है। सिर्फ चखने के अलावा वो और कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन उसकी जो चीख बहुत ही भयानक है, जो उसे सुनसान इलाके में मौजूद किसी को भी डराने के लिए काफी है। लेकिन उसे खंडहर नामा पुराने बने हुए घर में अंदर की तरफ बढ़ते हुए उसे आदमी के चेहरे पर डर अब कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। उसके चेहरे पर और उस आदमी की गहरी आंखों में एक मजबूती नजर आ रही है। एक आदमी की तेज आवाज उसे जगह पर गूंजी, आइए आइए, वहां दरवाजे पर क्या रुके हैं आप दादाजी? और मुझे पता था आज जो कुछ भी हुआ है आपको भी जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल ही गया होगा और आज आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। देखो, मैं बस सोच ही रहा था कि आप आ गए। घर के अंदर आते ही अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाते हुए उसे आदमी ने जवाब दिया, तुम मुझे दादाजी कहकर पुकारना बंद करो। तुम्हारे जैसे शैतान का मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता और पता नहीं क्यों पिछले 17 साल होश में आज तक मैं कभी भी खुद को रोक नहीं पाता और हमेशा ही इस तरह सबसे छिपकर तुमसे मिलने आ जाता हूं जब भी मुझे ऐसा कुछ महसूस होता है। वो आदमी और कोई नहीं, वही ठाकुर नरेंद्र हैं, जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो उतने ज्यादा बूढ़े और कमजोर नहीं नजर आ रहे। और तभी वहां पर एक अंधेरी जगह से निकाल कर आई हुई एक काली परछाई उन्हें नजर आई और वो परछाई किसी शख्स की थी, जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ है और नीचे ही सिर्फ पैंट जैसा काला पजामा पहना है। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा जो दूर से देखने पर नजर आ रहा है वो एकदम ही किसी पत्थर की तरह सख्त लग रहा है, लेकिन उसके बाएं कंधे के पास काफी दूर तक कुछ गहरे काले निशान पड़े हुए हैं। उसकी आंखों का रंग अभी भी हल्का पीला और नारंगी मिला जुला है, लेकिन इस वक्त वो काफी शांत लग रहा है। इस समय, मेरे प्यारे दादाजी, रिश्ता तो बन चुका है ना हमारा। अब आप चाहें या ना चाहें वो रिश्ता तो टूट नहीं सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो नया रिश्ता जरूर बन सकता और हम दोनों के बीच का यह रिश्ता ही तो है जो आपके यहाँ पर खींचते हुए ले आता है।
हा 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 हा। इतना बोलते हुए उसने जोर से ठहाका लगाया। विक्रांत, देखो, मैं तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ, और अगर तुम इसी तरह का बर्ताव करोगे तो फिर मैं तुम्हें वो बात नहीं बताने वाला और ऐसे ही यहाँ से वापस चला जाऊंगा। नरेंद्र ठाकुर ने गुस्से में ये बात बोली तो उसकी बात सुनकर वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया और उसकी हंसी एकदम ही बंद हो गई और चेहरे पर एकदम गंभीर भाव आ गए। कहानी जारी है। क्या लगता है आप लोगों को, विक्रांत के दादाजी अपने दोस्तों गुरुजी को धोखा दे रहे हैं और के गुरुजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता? वो सच में विक्रांत की मदद कर रहे हैं या फिर विक्रांत को धोखा दे रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों को, इन सब में क्या है जो दादाजी और महात्मा गुरुजी से जुड़ा हुआ है? कैसे हुई होगी इस श्राप की शुरुआत? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जंगल के बीचों बीच बना हुआ वो महात्मा गुरुजी मणिकनाथ का छुपा हुआ आश्रम, उसी जंगल की तरफ बहुत सारे घोड़सवार सैनिक सिपाही चलते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जगह पहले की तरह एकदम जंगल के बीच छुपी हुई नहीं लग रही, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। अपनी तरफ आते हुए घोड़सवार और सैनिकों के कदमों की आवाज सुनकर आश्रम के सभी लोग एकदम चौकन्ने हो गए हैं और वहां के सारे शिष्य पूरे आश्रम के किनारे एक गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए हैं। उन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और उनके हाथ से एक तेज पीली सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो कि एक तरह का घेरा उसे आश्रम के चारों तरफ बना रही है। वो सारी चीज और वो सुनहरी रोशनी वहां के सैनिकों को नहीं दिख रही है, उन्हें सिर्फ कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं और वो लोग बिना किसी रुकावट के उस तरफ बढ़ते हुए अंदर आ रहे हैं। क्या राजा ने हम पर हमला कर दिया है? वहां पर घेरा बनकर खड़े रक्षक दल के लोगों में से एक 18-19 साल के लड़के ने पूछा। उसकी बात सुनकर सारे लोग उसकी तरफ भी देखने लगे, लेकिन उसके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि उन सबको ही इस वक्त यही लग रहा था, जिस तरह से वो सारे सैनिक घुड़सवार अपने भाले और हथियारों के साथ उनके आश्रम की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब उन सब लोगों को समझ आ रहा था। तभी उन सब के बीच से निकलकर आई हुई एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसकी उम्र लगभग गई कोई 40-45 साल की लग रही थी और वो देखने में एकदम गंभीर और समझदार लग रही थी, उसने कहा, नहीं, राजा के पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है और वो हमारी शक्तियों से पूरी तरह अनजान नहीं है, जो बेवजह ही हमसे दुश्मनी मोल लेगा। आखिर हमारे आश्रम ने राजा का क्या बिगाड़ा है? वो औरत वहां पर गुरुजी की बहुत पुरानी शिष्या अपर्णा माँ हैं, जो कि अब गुणसारे रक्षक दलों को कई सारे हुनर सिखाती हैं, जिनमें वो कब बहुत ज्यादा निपुण हैं। इसके अलावा वो वहां पर आने वाले सारे बच्चों का एकदम अपने बच्चों की तरह ही ध्यान रखती हैं। उनकी बातों में एक मजबूती साफ झलक रही थी और उसकी आंखों में जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा था। कुछ कम उम्र के शिष्यों को छोड़कर कोई भी नहीं डर रहा था। सभी साथ मिलकर उस स्थिति का सामना करने के लिए डट कर खड़े थे और उन सभी को अच्छी तरह से पता है, चाहे राजा की पूरी फौज भी उनके सामने आ जाए, उनकी शक्तियों के सामने वो मामूली सैनिक टिक नहीं सकते। वो सारे सैनिक वहां आश्रम से कुछ दूर पर ही रुक गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं कोई शक्ति उन्हें आगे जाने से रोक रही थी और उन लोगों ने भी उस अदृश्य शक्ति के खिलाफ जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। और उनमें से 2 सैनिक घोड़े से उतरे और उनके साथ बाकी के 3-4 सैनिक चलते हुए आगे आए और आश्रम के द्वार पर रखकर उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे गुरुजी से मिलना है, राजा ने उन्हें महल में बुलाया है, उन्हें हमारे साथ चलना होगा। सैनिक ने उन सारे लोगों के सामने ये बात कही, जो कि वाहन द्वार के पास ही खड़े हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर और पूरी तरह से उन सब का आगे बढ़ने का रास्ता रोककर। सैनिकों के इस तरह आराम से बात करने पर उन लोगों को इतना तो समझ आ गया कि वो सैनिक वहां पर लड़ाई या हमले इरादे से नहीं आए हैं, इसलिए उन सभी लोगों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। तभी उन सब के बीच में से वीरेश, जो कि उस रक्षक दल का नायक था और आश्रम का सबसे होनहार शिष्य था, वो आगे आया और उसने कहा, नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर राजा को उनसे कोई काम है तो राजा को यहाँ पर आना चाहिए। सैनिकों के सेना नायक ने थोड़े से गुस्से में उसकी बात का जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या लड़के? महाराज इस तरह की जगह पर नहीं आते, इसीलिए उन्होंने हमें भेजा है और हम सम्मानपूर्वक महात्मा को अपने साथ ले जाने आए हैं, इसलिए किसी भी तरह की बहस मत करो और अपने गुरुजी को बुलाकर लाओ। वीरेश के ही बगल में खड़ा उसका दोस्त सक्षम भी आगे आते हुए बोला,
ओ, तो इसे तुम सम्मानपूर्वक कहते हो? ये तो तुम जबरदस्ती का हट कर रहे हो। और वीरेश ने कहा ना हमारे गुरुजी कहीं भी नहीं जाते हैं, तो क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ऐसे कैसे कहीं नहीं जाते हैं? वो कई बार राजमहल आ चुके हैं, वो अलग बात है। तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि महाराजा के साथ उनकी बैठक होती रहती है और हमें तुम लोगों से बात नहीं करनी। सैनिकों के सेना नायक ने आगे आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और वीरेश उनकी बात के जवाब में कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन्हें अपने पीछे थोड़ी दूर से आई हुई आवाज सुनाई दी। ठीक है, चलो मैं चलता हूं, क्योंकि जहां भी मेरी जरूरत होती है मुझे वहां पर जाना ही होता है, और अभी सबसे ज्यादा मेरी जरूरत राजमहल में है। गुरुजी ने जब खुद ही सबके बीच वहां पर आकर ये बात बोल दी तो फिर किसी की भी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई, और फिर गुरुजी उन सैनिकों के साथ वहां से राजमहल के लिए निकल गए, और उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी हैं जिन्हें उन्होंने खुद ही साथ आने के लिए कहा, और बाकी के सारे लोगों को वहां पर ही रोककर उन सबके वापस आने का इंतजार करने के लिए बोला। सभी ने चुपचाप सर झुकाकर गुरुजी की बात मान ली। कुछ देर बाद राजमहल का दरबार। राजा ने महात्मा को सम्मानपूर्वक अपने बराबर आसन पर बिठाया है और उनके साथ आए हुए उनके शिष्य महात्मा के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। महात्मा अपने साथ 4 होनहार शिष्यों को लाए हैं, जिसमें वीरेश, सक्षम और 2 और नवयुवक हैं, जो कि वीरेश और सक्षम की तरह ही बहादुर और सभी कला और शक्तियों में परिपूर्ण हैं। राजा के साथ भी सेना नायक, मंत्री और अन्य दरबारी खड़े हैं। महात्मा ने अपने आसपास चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा, इस पूरे महल पर काली शक्तियों का साया है, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूं। उनकी बात पर सभी थोड़ा सा घबरा गए और किसी ने कुछ भी नहीं बोला, यहां तक कि राजा को भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि इस बात का एहसास उसे भी होता रहता है। एक सेविका ने वहां पर आकर उन्हें सूचना दी, महाराज, राजकुमारी जी को होश आ गया है। कहानी जारी रहेगी।